प्रश्नावली 9 क्षेत्रमिति कक्षा 8 विषय गणित। इसमें देखते हैं क्षेत्रमिति होता क्या है। तो प्रश्नावली को चालू से करने से पहले इसका जो बेसिक है पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति की परिभाषा समझते हैं। ठीक, क्षेत्रमिति होता क्या है। तो क्षेत्र का मापन क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी स्थान जगह क्षेत्र है उसका मापन जो होता है वो क्षेत्रमिति कहलाता है। जैसे वर्ग, जैसे ये आकृति बनाई मैंने वर्ग, क्या है ये वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का मापन क्या करेंगे, तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक है, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालें हम, आयत का क्षेत्रफल या आयत का मापन करेंगे तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसे ही जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम, यानी क्षेत्र का मापन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये वर्ग है, ये आयत और ये होता है आपका त्रिभुज। जैसे एक आकृति और होती है जो आपकी प्रश्नावली में है भी, जैसे ये हो गया आपका, ये क्या है आपका, देखो इसमें ये सामने वाले भुजा दोनों समांतर हैं और इधर ये भी समांतर है। जैसे इसका नाम रख दिया मैंने ABC और ये D, इसको बोलते हैं हम, इसमें देखो यानी ये सम्मुख भुजाएं हैं, दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का जोड़ा परस्पर समान व समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हों। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, एक चीज और होती है इसमें, इसके विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वो चीज भी है। जैसे ये विकर्ण है इसका, एक विकर्ण हो गया AC और एक विकर्ण हो गया ये BD। तो जितना, और ये बीच में दोनों बिंदु यानी दोनों जो ये विकर्ण है एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु का नाम रख दिया मैंने O। ठीक है, जैसे ये, तो इसमें जो ये OA है वो बराबर होगा किसके, OC के, और ये OD जो है वो बराबर होगा OB के। ठीक है, तो इसमें ये चीज होती है। इसके बाद में है अगला समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज तो ऐसा चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक युग्म या जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो इसका नाम रख दिया मैंने ए बी, ये सी और ये डी। तो इसमें देखो ए बी और ये सी डी, ए बी और डी सी दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा समझते हो? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है, वो समांतर रेखा कहलाती है। तो देखो ये ए बी और ये डी सी है, इनके बीच की दूरी बराबर है, तो ये दोनों कैसी हो गई? समांतर। लेकिन ये ई डी और बी सी समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी देखो यहाँ तो ज़्यादा है, आगे बढ़ेंगे तो और कम, फिर आगे बढ़ेंगे और कम, और डी सी आ जाएगी तो इसके और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही, यानी एक जोड़ा ही इसमें समांतर है, तो इसलिए क्या होगा? ये समलंब चतुर्भुज होगा। अब इसमें समांतर कौन कौन सी हैं? ए बी समांतर डी सी। तो इसका सूत्र भी देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है इसका? समलंब चतुर्भुज का सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इधर लिख लेता हूं, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब इनकी बीच की दूरी क्या होगी? देखो समांतर भुजा तो ये हो गई ए बी और ये डी सी। अब इनकी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होगी ये, इसकी ऊंचाई। इसको ऊंचाई भी बोल सकते हो आप, या तो इसको बीच की दूरी बोलेंगे तो भी ठीक, और ऊंचाई बोलेंगे तो भी ठीक। यानी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी लिखो या ऊंचाई भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, एक सूत्र हमने समांतर चतुर्भुज का और नहीं लगाया, तो इसको भी लिख दें यहाँ पर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में है अगला। अगला क्या है देखो अगला है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? जैसे इसके पहले इसका मैं चित्र बना देता हूं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं और समांतर होती हैं। लेकिन इसमें एक अंतर है कि जिसका ये कोण है ना, ये कोण ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, यानी समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही अंतर है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समचतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समचतुर्भुज
तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान एवं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख देते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण कौन कौन से होंगे इसमें देखो, ये समान समचतुर्भुज है तो इसमें एक विकर्ण तो हो गया ये AC और एक विकर्ण हो गया ये BD या DB। ठीक है, तो विकर्ण हो गए कौन कौन से इसमें, विकर्ण हो गया इसमें, एक तो हो गया AB और एक हो गया DC। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी AB गुना CD हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सा विकर्ण भी निकालना होता है तो ये सूत्र लगा देंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक। आगे और भी कोई सूत्र या बेसिक जानकारी होती है तो उसको हम और प्रश्नावली चालू करेंगे, तब उसमें बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। अब देखो ये प्रश्नावली आपकी 9.1, चूँकि पुरानी किताब है तो पुरानी किताब में ये 11.2 दे रखी है, लेकिन ये क्या है 9.1 है आपकी। ठीक है, और इसका पहला सवाल देखते हैं। एक मेज की ऊपरी पृष्ठ, यानी ये मेज है और उसका ऊपरी पृष्ठ ये है। पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ सतह फलक कुछ भी कहो आपको, यानी ये ऊपर का होता है। ठीक है, तो देखो ये पृष्ठ यानी सतह का आकार जो है वो समलंब जैसा है, ये आपको दिख रहा है समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पता लग रहा है आकार इसका कैसा है, समलंब चतुर्भुज जैसा, और क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल। तो किसका सूत्र लगा देंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल मैंने अभी बताया है तुमको, क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और इंटू इनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं 1 मीटर और ये दे रखी है और बीच की दूरी ये दे रखी है। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको करते हैं। देखो ये इसका पहला सवाल, समांतर भुजाएं कितने कितने की दे रखी हैं, 1 मीटर और 1.2 मीटर। ठीक है, और बीच की दूरी वो कितने दे रखी है, 0.8 मीटर। ठीक, अब क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकलवा रहा है हमसे। क्या निकलवा रहा है, क्षेत्रफल। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुना समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। आप चाहो तो इसको ऊंचाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मान रखने हमने। तो देखो 1/2 का तो 1/2 रख दिया गुना समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं 1 मीटर है और 1.2 मीटर है, तो 1 + 1.2
गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 0.8 या 0.8 भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक, आगे हल करते हैं। 1/2 गुना, कोष्टक हल करेंगे पहले, तो 1 + 1.2 इनको जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ तो आता होंगे आपको दशमलव के, 1.00 और 1.2 जोड़ दो इसको, 2 का 2, 1 और 1 2, कितना हो गया 2.2 और गुना 0.8, पॉइंट से पहले 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको देखो काट दो 2 से, 2 एकम 2 पॉइंट और 2 एकम 2, यानी 1.1 गुना 0.8, 11 8 88, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, क्या आ गया ये मीटर। अब देखो चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग या मीटर स्क्वायर लगाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेमी लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। दूसरा है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 4 सेमी। एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेमी। और क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूछ रहा है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या मान ली हमने, x माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, अब चूंकि देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है, एक समांतर भुजा और दूसरी समांतर भुजा हमें निकालनी है, दे रखी है। तो क्या करेंगे हम इसमें यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें हम लगा देंगे। तो लगाएं, तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी या ऊंचाई। तो देखो इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 34, तो इसके नीचे हमने 34 लिख दिया बराबर 1/2 और गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी, एक तो 10 और एक x, तो 10 + x गुना ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है देखो ऊंचाई 4 सेमी, तो गुना कर दिया हमने 4 से। अब देखो इसको ये 2 गुना हो रहा है 1/2 गुना इससे भी हो रहा है और गुना 4 से हो रहा है, तो ये 2 हमने काट दिया 4 से कितनी बार 2 बार। ठीक, तो देखो ये 34 का तो 34, इधर कुछ बचा नहीं बचा, तो ये 10 + x गुना हो रहा है कितने से 2 से, 10 + x गुना किससे हो रहा है 2 से, तो मैंने इसको 2 को लिख लिया पहले और एक कोष्टक में 10 + x
है ये पहले से ही। तो इस 2 को गुना कर देते हैं कोष्टक से। तो 34 बराबर 2 गुना 10 किया तो 20 प्लस 2 गुना x किया 2x। कोई दिक्कत? क्या कर देते हैं इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण में क्या होता है, x वाले जो होते हैं वो एक तरफ और बिना x वाले जो होते हैं वो एक तरफ। तो देखो ये 34, इस 20 को हम बाएं तरफ लाते हैं, तो ये 20 को हम बाएं तरफ लाएंगे तो ये 20 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में रह गया 2x। 34 में से 20 गई तो 14 बराबर 2x। अब x का मान निकालना है हमें, तो x से गुना कौन हो रहा है 2, तो ये 2 इधर आके किस में हो जाएगा बटे में। ठीक, ये 2 इधर आके किस में हो गया बटे में, और इधर x रह गया, 2 से काट दिया 7 बार, तो ये x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर 7 आ गया। अब x जो हमने क्या माना है, देखो समांतर भुजा की लंबाई क्या मानी हमने, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई x, तो x का मान कितना आ गया 7। अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या जाएगी 7 सेमी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, यानी ये खेत है A B C और D, यही समलंब है, वो खेत यही है। ठीक है, यदि BC बराबर 48 मीटर, BC कितना है 48, फिर CD बराबर 17, CD ये कितना है 17, ED बराबर 40, ED 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपको पता ही लग रहा है कि ये क्या है आपका समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का क्या होता है सूत्र 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब फिर देखो आगे इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा भुजा AB, भुजा जो ये AB है वो समांतर भुजाओं ED तथा BC पर लंब है, यानी ED पे भी लंब है और ये BC पे भी लंब है, यानी कि ये लंब जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री और इधर ये वाला भी कैसा होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो ये समांतर भुजाएं ना, इन समांतर भुजाओं की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो एक समांतर भुजा तो है कितनी 48, अब दूसरी समांतर भुजा चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम इससे बाड़ की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है 120 मीटर, यानी चारों ओर की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम 120 में से इन तीनों का जोड़ को घटा देंगे, तो ये ED की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे। ये मैंने इसका चित्र बना लिया। ठीक है, तो इसमें देखो अब दिया क्या रखा है हमें, एक तो ABCD जो है ये समलंब चतुर्भुज जो है इसका परिमाप दे रखा है। अब इसमें देखो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं समांतर भुजाएं। ठीक है, तो पहला तो दे रखा है इसमें समलंब ABCD का परिमाप, यानी बाड़ की लंबाई, चारों ओर की बाड़ की लंबाई का मतलब क्या होता है परिमाप, चारों ओर की लंबाइयों को जोड़ देते हैं वो परिमाप निकल के आता है। तो वो कितना दे रखा है 120 मीटर दे रखा है। अब हमें चाहिए क्या AD, क्या चाहिए हमें AD, तो AD बराबर क्या होगा 120 माइनस इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 48 प्लस 17, यानी कि ये तीनों मैंने जोड़ दी, तो 120 में से घटा दो इसको, तो देखो 40 और 48 कितने हो गए 88, 88 और 17 105, तो 120 में से 105 गए तो कितना बचा ये 15 मीटर। तो यानी जो ये ED है वो ED कितने की आ गई हमारी 15 मीटर की आ गई। ठीक है,
आगे देखो, तो अब देखो ये AD 15 और ये BC 15 यानी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हमें मिल चुकी हैं। तो अब इसमें देखो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई। समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं एक तो 15 मीटर और एक हो गई कितनी 48 मीटर। 15 मीटर और 48 मीटर दोनों हो गई। और इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कहो या ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों एक ही मतलब है इनका। अब बीच की दूरी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी देखो, ये समांतर भुजा और ये और इनकी बीच की दूरी कितनी है 40 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। तो अब इसमें हमें क्या रखने हैं, मान रखने हैं। तो देखो 1/2 का 1/2 गुना समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं 15 और 48, 15 + 48 इंटू ऊंचाई कितनी है 40। तो 1/2 गुना 15 और 48 कितने हो गए 63 गुना 40, 2 से काट दिया 40, कितनी बार कट गया 20 बार। तो 63 गुना 20, 63 गुना 20 करो कितना आ जाएगा 0, 3 2 3 6 और 2 6 12, 1260 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो आप। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस इतना ही पूछ रहा है ये हमसे, क्षेत्रफल ही ज्ञात करवा रहा है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 1260, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। चौथा है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण, चतुर्भुज है 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो वो चतुर्भुज ये रहा, ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण दे रखा है ना 24 मीटर, तो ये इसका विकर्ण 24 मीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, तो ये इस विकर्ण पर ये शीर्ष है एक तो और एक शीर्ष ये, तो इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिए, एक तो 8 मीटर का और एक 13 मीटर का। देखो ये 8 मीटर और 13 मीटर। तो इस जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का क्या निकलवा रहा है हमसे, वो क्षेत्रफल निकलवा रहा है। यानी ये चतुर्भुज है, बहुभुज है एक, तो इस बहुभुज का एक सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या है देखो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। तो देखते हैं अगला, चौथा देखो, इसमें विकर्ण दे रखा है, बहुभुज का विकर्ण, चतुर्भुज या बहुभुज का विकर्ण दे रखा है 24 मीटर, ठीक। और यानी कि अन्य जो लंब डाले गए हैं, अन्य लंब बराबर एक तो 8 मीटर है और एक है कितना 13 मीटर। अभी पूछ क्या रहा है हमसे, इस बहुभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी ये एक बहुभुज है, अब ये आकृति बना लेता हूं मैं, ठीक। तो ये जो विकर्ण है इसका तो हो गया 24, और इस पर दो शीर्ष डाले हैं, एक शीर्ष तो ये 13 मीटर का और इस शीर्ष से डाल दिया ये लंब 8 मीटर का, ठीक है। अब इसमें देखो इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्रफल का क्या बहुभुज है ये,
बहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसको बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज यानी 3 भुजाएं होनी चाहिए, चाहे वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, बहुभुज की में। तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें ऐसे। तो चूंकि बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब देखो ये विकर्ण और इस पर कितने भी विकर्ण डाले गए ना, उन विकर्ण पर डाले गए लंबों को क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखते हैं 1/2 की जगह 1/2। विकर्ण कितना है 24 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग करना है, तो 8 + 13। हल कर देते हैं इसको, हल करो 1/2 गुना 24 गुना 13 और 8 कितने हो गए 21, 2 से काट दिया 24, 12 बार, तो 12 गुना 21, 12 गुना 21 करो तो 21 दूना 42, हासिल 4, 21 और 4 25, 252 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इस बहुभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान सरल है, लेकिन आसान कब होगा, जब ये आपको सूत्र याद होगा तब। तो ये सूत्र जो है आपको विशेष प्रकार से निवेदन है कि ये आपको याद करने ही है। ठीक, याद होंगे तभी इन सवालों को हम कर सकते हैं, अन्यथा हम एक भी सवाल नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेमी एवं 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र आपको पता ही है क्या है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारे पास में है ही है। तो देखो समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से दे रखे हैं। पहला दे रखा है 7.5 सेमी और दूसरा दे रखा है 12 सेमी। क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र, तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण 7.5 इंटू 12, दोनों विकर्णों को गुणन कर दिया हमने, 2 से काट दिया 12, 6 बार, तो ये 7.5 गुना 6 बच गया। दोनों को गुना कर दो, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट हमने लगा दिया। और सेमी स्क्वायर यानी 45 सेमी स्क्वायर, ये आ गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा क्या कह रहा है, देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी और शीर्ष लंब 4 सेमी है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 2 काम करने हैं, एक तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और एक विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों विकर्ण चाहिए। तो पहले तो हमें विकर्ण ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको देखो ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो देखो ये
पहले इसकी जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी दे रखी है, 6 सेमी। तो देखो ये तो पता ही है कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में तो सभी भुजाएं कैसी होती हैं, 6 सेमी, यानी कि बराबर ही होती हैं। तो जब एक भुजा 6 सेमी की है तो सभी भुजाएं कितने की होंगी, 6 सेमी की। तो समचतुर्भुज का मैं इधर चित्र बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने समचतुर्भुज का चित्र। और सभी भुजाएं कैसी होती हैं इसमें, समचतुर्भुज में बराबर। ये 6 सेमी हो गई तो ये भी 6 और ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये कि शीर्ष लंब 4 सेमी है। शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब बराबर 4 सेमी। जैसे मैंने इस शीर्ष से, जैसे इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी और डी, और इस डी शीर्ष से मैंने एक लंब डाल दिया ये। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेमी। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या कह रहा है ये, एक विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है। पहला विकर्ण बराबर 8 सेमी। जैसे मैंने ये विकर्ण डाल दिया ये ए सी, ये तो इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेमी है। तो क्या कह रहा है ये, दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। दूसरा विकर्ण, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण जैसे मैंने मान लिया x। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे हम, इस आकृति, इस चित्र से पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती नहीं होती। और मैंने तुम्हें लिखाया भी है कि जो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें भी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समान और समांतर होती हैं। तो यानी ये समचतुर्भुज जो है वो एक तरीके से क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों एक ही बात हो गई इस चित्र से। तो यदि हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस आकृति से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। इसमें देखो ये आधार कितना है, 6 सेमी, ऊंचाई कितनी है, 4 सेमी। तो कितना आ गया ये, 24 वर्ग सेमी। यानी ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेमी। और ये किसका क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो चूंकि इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं हम, किसका क्षेत्रफल हो गया ये, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब हम विकर्ण निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसमें ये वाला सूत्र लगा देंगे। अब इसमें हमें केवल मान रखना है। क्या रखना है मान, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी निकाला है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला था वो ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो कितना आ रहा है, 24। तो यहाँ लिख दिया हमने 24, बराबर की जगह बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें देखो विकर्ण, पहला विकर्ण दे रखा है 8, दूसरा विकर्ण माना है हमने क्या,
x। भाई विकर्ण भी तो निकालना है हमने, तब इसको देखो काट दो, 2 से काट दिया 4 बार, यानी 24 बराबर 4x, 4 गुना x कर दिया। अब देखो x का मान निकालना है तो 24, अब x से गुना हो रहा है 4, तो ये गुना इधर आके किस में हो जाएगा, बटे में। 4 का भाग 24 में दिया 6 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 6। और x हमने क्या माना था, दूसरा विकर्ण, अतः दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेमी। ये आ गया आपका आंसर। इसको बार बार देखना है आपको, जैसे समझ में कम आता है तो इस प्रश्न को बार बार देखना है, वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखेंगे तो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला सवाल है 7वां। प्रश्न 7 क्या बोल रहा है, देखो किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण, यानी जो टाइल है उस टाइल का विकर्ण दे रखा है 45 सेमी और 30 सेमी। यदि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है कि जो फर्श है वो कैसी है, यानी इसमें फर्श में 3000 टाइलें लगानी है हमें, तो 3000 टाइल में एक टाइल का विकर्ण दे रखा है 45 और 30। तो पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस क्षेत्रफल को गुना करेंगे कितने से, 3000 से, फिर उसको गुना करेंगे 4 से, तो हमारा व्यय निकल करके आ जाएगा। ठीक, देखो प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें टाइल, एक टाइल का विकर्ण, टाइल जो है वो समचतुर्भुज के आकार की है, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 45 सेमी के हो गए और 30 सेमी के हो गए। तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल जो है वो कैसी है, समचतुर्भुज के आकार की, तो चूंकि एक टाइल या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि जो वो टाइल है वो कैसे आकार की है, समचतुर्भुज के आकार की, क्या होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक, अब देखो 1/2 इंटू विकर्ण 45 सेमी और 30 सेमी, तो 45 गुना 30, 2 से काट दिया 30 कितनी बार, 15 बार, यानी 2 का भाग दे दिया 30 में, तो 15 बार गया, तो क्या बचा 45 गुना 15, 15 गुना 15 5 75, हासिल 7, 15 चौका 60, 60 और 7 67, तो एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 675 वर्ग सेमी। अब हमारे पास टाइल जो है वो टाइल कितनी है, 3000। ठीक है, अब एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, तो इसलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 675 गुना 3000, गुना कर देंगे इसको, तो गुना करो, देखो 3 जीरो हैं तो 3 जीरो रख देते हैं पहले तो। अब 3 का भाड़ा 5 बार, 3 पंजे 15, फिर 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल 2, 3 6 की 18 और 2 20, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये किस में आया है, वर्ग सेमी में आया, ये वर्ग सेमी। ठीक, लेकिन जो हमारा ये प्रश्न है ना, प्रश्न कह रहा है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा, अब इस पर व्यय करना है हमें, तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय। अब देखो, यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा आ रहा है पॉलिश करवाने का वो कितना आ रहा है, 4 रुपये।
लेकिन इसमें देखो ये तो है कि इसमें वर्ग सेमी में, और जो खर्चा आ रहा है वो किस में आ रहा है, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, इस वर्ग सेमी को किस में बदल देंगे, वर्ग मीटर में बदल देंगे। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई ये हमारा है कितना, 2,02,500, सॉरी 3 जीरो हैं ये इस पर, ठीक है। अब ये किस में आ रहा है, वर्ग सेमी में, तो इसको वर्ग मीटर बनाएंगे हम। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन एक अगर वर्ग मीटर है तो कितना हो जाएगा, ये 100 गुना 100 यानी कि 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, वो सॉरी वर्ग सेमी। तो इसमें कितने का भाग दे देंगे हम, 10,000 का भाग दे देंगे। तो अब ये जो वर्ग सेमी है वो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर बन जाएगा, और वर्ग मीटर बन जाएगा। और वर्ग मीटर यानी कितने खर्चा आ रहा है एक वर्ग मीटर पे, 4 रुपये का। तो इसको गुना भी कर देते हैं हम कितने से, 4 से, ठीक। तो इसको देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी। अब देखो क्या बच गया, यानी नीचे 1 जीरो बच गई। तो 1 जीरो बचने का मतलब है कि इसमें ऊपर वाले संख्या में एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो। तो ये हमने काट दी और यहाँ पे हमने ये पॉइंट लगा दिया, यानी इसको 5 से भी काट सकते हो आप। तो ये क्या बचा, देखो इधर 202.5 और गुना करना है 4 से। तो गुना कर दो इसको, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 गुना 0 0 1 हासिल, 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद में एक अंक, तो पॉइंट के बाद में एक अंक। तो ये क्या आ गया, 810 रुपये। पॉलिश जो कराने का व्यय आ रहा है वो कितना आ रहा है, 810 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो इस वजह से जो और जो प्रश्न बचे हैं 8 9 10 और 11 उसको अगली वीडियो बना देंगे हम। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। एक बात अब बार बार बोल रहा हूँ कि यदि कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके देखना है आपको, जिससे कि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही आप नए हैं चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।